Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके MGP 007 यानी कि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर गांधी का जो आपका पेपर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स। ये हमारी MGP 007 की सीरीज़ का पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस भी अगर आप देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है सॉलिडेरिटी मूवमेंट के बारे में कि सॉलिडेरिटी मूवमेंट क्या है। सॉलिडेरिटी मूवमेंट ओरिजिनेटिंग इन पोलैंड। कहाँ पे शुरू हुआ था सॉलिडेरिटी मूवमेंट? स्टूडेंट्स, ये शुरू हुआ था पोलैंड में। वॉज पाइवोटल सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, और ये एक कैसा मूवमेंट है? सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट है दैट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एंड ऑफ कम्युनिस्ट रूल इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप का जो इलाका है वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल था। तो सॉलिडेरिटी जो मूवमेंट है इसके आने से वहाँ पे जो कम्युनिस्ट रूल है वो क्या हुआ? उसका एंड हुआ। अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे सॉलिडेरिटी मूवमेंट के बारे में, जैसे कि फॉर्मेशन और बैकग्राउंड की बात करते हैं। सबसे पहले सॉलिडेरिटी वॉज फाउंडेड इन 1980 एट द जी डैंक्स शिपयार्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेक वेलेजा। ये जो सॉलिडेरिटी मूवमेंट है इसकी जो स्थापना है 1980 में गदानस्क शिपयार्ड में लेच वालेसा के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो नाम याद कर लेने हैं। किसके नेतृत्व में की गई थी? अंडर द लीडरशिप ऑफ लेक वालेसा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि 1980 में जी डैंक्स शिपयार्ड के, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है? गदांस्क शिपयार्ड के, वहाँ पे हुई थी। इट स्टार्टेड एज एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन टू एड्रेस वर्कर्स राइट्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। ये क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि इसका काम क्या था कि ट्रेड यूनियन बना के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो हमारे श्रमिक हैं, उनके राइट्स की बात करना और उनके जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं यानी कि जो उनके आर्थिक मुद्दे हैं उन्हें संबोधित करना था। ठीक है, तो आपको समझ में आया इसका फॉर्मेशन और बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे कि ये जो मूवमेंट है इसकी जो अप्रोच थी वो नॉन वायलेंट थी। क्योंकि इसकी अप्रोच नॉन वायलेंट है इसीलिए आपके MGP 007 का पार्ट है, वरना ये इसका पार्ट नहीं होता। क्योंकि MGP 007 जो है वो आपसे क्या पूछता है कि जो नॉन वायलेंट मूवमेंट्स हैं गांधी के बाद उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो इंस्पायर्ड बाय गांधीयन पॉलिसीज़, ये जो मूवमेंट है ये महात्मा गांधी की पॉलिसीज से इंस्पायर्ड था। द मूवमेंट अडॉप्टेड नॉन वायलेंट मेथड, और ये जो मूवमेंट है ये कुछ नॉन वायलेंट मेथड्स जैसे कि स्ट्राइक्स करना, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस करना, नेगोशिएशंस करना, इन सारी चीज़ों की बात करता था, वर्कर्स के राइट्स की बात करता था। तो यानी कि ये जो मूवमेंट है हमारा सॉलिडेरिटी मूवमेंट, इसका जो दृष्टिकोण है वो कैसा था? अहिंसक था। और ये किससे प्रभावित था? गांधीवादी सिद्धांतों से ये प्रेरित था। आंदोलन ने श्रमिकों के अधिकारों और राजनीतिक सुधारों की मांग के लिए हड़ताल, प्रदर्शन और बातचीत जैसे अहिंसक तरीकों को अपनाया। ठीक है, हड़ताल, प्रदर्शन और बातचीत जैसे अहिंसक तरीकों को इस आंदोलन ने अपनाया था। उसके बाद इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है सॉलिडेरिटी मूवमेंट का वो क्या है? राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? सॉलिडेरिटी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन वीकनिंग द कम्युनिस्ट ग्रिप ऑन पोलैंड। जो पोलैंड देश है वहाँ पे जो कम्युनिस्ट लोगों ने अपनी पकड़ बना के रखी हुई थी उसको वीक कर दिया इसने। आंदोलन की दृढ़ता ने 1989 में गोलमेज वार्ता को जन्म दिया। ठीक है, द मूवमेंट परसिस्टेंस लीड टू द राउंड टेबल टॉक्स इन 1989 रिजल्टिंग इन सेमी फ्री इलेक्शंस एंड अ कोalition गवर्नमेंट। यानी कि क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए, ठीक है, और एक कोalition गवर्नमेंट बनी, अर्ध स्वतंत्र चुनाव हुए और क्या बनी? एक गठबंधन की सरकार बनी। तो यहाँ पर इसके राजनीतिक प्रभावों के बारे में हमने बात की है कि जो ये मूवमेंट है ये साम्यवादी पकड़ को कमज़ोर करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इस आंदोलन की जो दृढ़ता है उसने 1989 में गोलमेज वार्ता को जन्म दिया था।
उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल सपोर्ट की। जो ये मूवमेंट है गार्नर्ड सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल सपोर्ट। इस मूवमेंट को सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल सपोर्ट मिला पर्टिकुलरली फ्रॉम द वेटिकन अंडर पोप पॉल टू। सो जो वेटिकन सिटी है वहाँ पे जो पोप थे जॉन पॉल टू एज वेल एज वेस्टर्न गवर्नमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, उन सब से इस जो मूवमेंट है इसको क्या मिल रहा था, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा था। आंदोलन को विशेष रूप से पोप जॉन पॉल द्वितीय के तहत वेटिकन और पश्चिमी सरकारों और मानवाधिकार संगठनों से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। उसके बाद हम बात करेंगे एंड ऑफ कम्युनिज्म की। जो सॉलिडेरिटी है सक्सेस इन पोलैंड सेट अप प्रीसीडेंट फॉर अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे सॉलिडेरिटी मूवमेंट की जो सफलता है उसने एक मिसाल कायम की बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, कंट्रीब्यूटिंग टू अ ब्रॉडर कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम्स। यानी कि जो कम्युनिस्ट रिजाइम्स थी, साम्यवादी शासन था, उसका क्या हुआ, कोलैप्स हुआ इन द रीजन बाय द अर्ली 1990s। तो 1990 का दशक आते आते पोलैंड के अंदर क्या हुआ कि जो कम्युनिज्म था उसका एंड हो गया। इसकी लेगेसी की बात करें तो जो सॉलिडेरिटी मूवमेंट है वो एक याद किया जाता है एज एन पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ नॉन वायलेंट ग्रास रूट एक्टिविज्म एंड कैन लीड टू सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। ये ज़मीनी सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस कर सकता है। इट रिमेन्स अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, साथ ही साथ ये उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध और स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था सॉलिडेरिटी मूवमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जाम के अंदर आएगा आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कि सॉलिडेरिटी मूवमेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। अब चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है टोटल रेवोल्यूशन या फिर संपूर्ण क्रांति। सो स्टूडेंट्स, जो संपूर्ण क्रांति है वो शुरू की गई थी इंडियन सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी कि जेपी। In the 1970s, this movement aimed to bring about comprehensive social, political and economic change in India। और ये जो मूवमेंट है इसका एम क्या था? इसका एम था इंडिया के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज लेकर आना। यानी कि जो संपूर्ण क्रांति है इसे सामाजिक जो नेता हैं, समाज के नेता जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था समाज के अंदर कुछ राजनीतिक और आर्थिक बदलावों को लेकर आना। अब हम बात करेंगे टोटल रेवोल्यूशन के भी की पॉइंट्स की, जैसे अभी हमने सॉलिडेरिटी मूवमेंट्स के की पॉइंट्स की बात की है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड एंड फॉर्मेशन की। सो इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग करप्शन, सोशल इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल डिसकंटेंट, जयप्रकाश नारायण कॉल्ड फॉर अ टोटल रेवोल्यूशन इन 1974, सीकिंग टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, ये बात है 1974 की, ठीक है। ये हमारे आज़ादी की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज़ादी के बाद की बात है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर जो मूवमेंट्स थे हम पहले पढ़ रहे थे तो वो हम आज़ादी से पहले के पढ़ा करते थे, गांधी जो शुरू करते हैं, लेकिन गांधी के बाद जो भी हुए हैं वो सारे के सारे आज़ादी के बाद हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कौन से रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति की। और ये कब शुरू हुई? तो जो टोटल रेवोल्यूशन है वो शुरू हुआ था 1974 में, जब जयप्रकाश नारायण ने क्या बोला कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समाज में इनइक्वालिटी आ गई है। तो वहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने सब लोगों से क्या की, एक अपील की। तो बढ़ते भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और राजनीतिक असंतोष के जवाब में जयप्रकाश नारायण ने 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य भारत की संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को बदलना था। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि इसके उद्देश्य क्या थे। सो द टोटल रेवोल्यूशन encompassed various aspects including political, social, economic, cultural and educational reforms। जो संपूर्ण क्रांति है इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक हर तरह के सुधार जो हैं वो शामिल थे। जो जेपी हैं उन्होंने समानता, न्याय और शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित समाज की परिकल्पना की थी। इसके अंदर नॉन वायलेंट मेथड्स का प्रयोग किया जा रहा था, यानी कि अहिंसक तरीकों के द्वारा जो ये मूवमेंट है इसे आगे बढ़ाया जा रहा था। ट्रू टू गांधीयन प्रिंसिपल्स, द मूवमेंट एडवोकेटेड फॉर
नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस टू अचीव इट्स गोल्स। गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार आंदोलन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध और नागरिक अवज्ञा की वकालत की। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि हमें जो प्रतिरोध करना है वो कैसे करना है, अहिंसक तरीके से करना है, नॉन वायलेंट मेथड्स का यूज़ करना है एज पर, क्योंकि ये क्या करते थे, गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको संपूर्ण क्रांति क्या है, किसके द्वारा शुरू की गई थी और क्यों शुरू की गई थी, इन 3 सवालों का जवाब तो मिल ही गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा। सो द मूवमेंट गेन मोमेंटम एंड लीड टू मास प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया, पर्टिकुलरली इन बिहार एंड गुजरात। जो मूवमेंट है इसने क्या पकड़ी, गति पकड़ी, मोमेंटम पकड़ा, और ये मास प्रोटेस्ट की तरह पूरे इंडिया में फैल गया, बिहार और गुजरात तक में फैल गया। इट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स, और इसने भारत की जो पॉलिटिक्स है उसे इन्फ्लुएंस किया, कल्मिनेटिंग इन द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी बाय देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और उसी के बाद जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 1975 में क्या लगा दी थी, एमरजेंसी लगा दी थी, यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया था। तो आंदोलन ने गति पकड़ी और पूरे भारत, विशेषकर बिहार और गुजरात में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसने भारतीय राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो समझ में आया कि ये जो मूवमेंट है आपका टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, आपातकाल से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट्स और यूथ ने क्या रोल प्ले किया। इसके अंदर जो छात्र और युवा थे उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट किया, हु वर डिल्यूजन विद द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि राजनीतिक व्यवस्था से जिनका मोह भंग हो चुका था और वो बदलाव चाहते थे कांग्रेस से। उसके बाद एंड ऑफ एमरजेंसी और इलेक्टोरल विक्ट्री की बात करते हैं। एमरजेंसी के एंड होने के बाद में क्या हुआ, द अपोजिशन टू द एमरजेंसी एंड द कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन इवेंचुअली लीड टू द डिफीट ऑफ इंदिरा गांधी एंड हर पार्टी इन 1977। अपोजिशन की वजह से क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी है 1977 में क्या हुआ, डिफीट हुआ उनका, जनरल इलेक्शंस में वो हार गई, रिजल्टिंग इन द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन इंडिया। और उसी साल भारत में क्या बनी थी, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी थी 1977 में अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। आपातकाल के अंत और चुनावी जीत, आपातकाल के विरोध और संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने क्या किया कि 1977 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की हार हो गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ठीक है, स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर ही हम इसे एंड करेंगे। टोटल रेवोल्यूशन के जो पॉइंट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। टोटल रेवोल्यूशन के पॉइंट्स में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं इससे रिलेटेड कोई और वीडियो भी लेके आ सकती हूँ जिसमें इसको और ज़्यादा ब्रीफली समझाया गया होगा। वैसे तो ये इजी टॉपिक है, सिर्फ इसको हमें रिलेट करना है एमरजेंसी से, जयप्रकाश नारायण से, इंदिरा गांधी से, और इसकी क्या मांगे थी और इसका रिजल्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1977 के जो जनरल इलेक्शंस हुए उसके अंदर इंदिरा गांधी जो है वो हार गई और भारत में पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार बनी। ठीक है, तो ये था टोटल रेवोल्यूशन यानी कि संपूर्ण क्रांति। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है आपका टॉपिक नंबर 3, जिसके अंदर आप बात करेंगे इको फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में। इको फेमिनिस्ट मूवमेंट पे शॉर्ट नोट आ जाता है एग्जाम के अंदर। इको फेमिनिस्ट मूवमेंट इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एंड फेमिनिज्म। जो इको फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं एनवायरमेंटलिज्म और फेमिनिज्म के, उन्हें इंटीग्रेट कर देते हैं, एक कर देते हैं एनवायरमेंट को और नारीवाद को। फोकस ऑन इंटरकनेक्टेडनेस, और फोकस करते हैं कि एनवायरनमेंट का जो ऑपरेशन हो रहा है और वुमेन का जो ऑपरेशन हो रहा है, दोनों के दोनों जो है इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, महिलाओं का शोषण और नेचर का दोहन, संसाधनों का दोहन जो है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के की कॉन्सेप्ट्स की। इको फेमिनिज्म इमर्ज इन द लेट 1970s एंड 1980s। जो इको फेमिनिज्म है वो कब इमर्ज हुआ स्टूडेंट्स, 1970s और 1980s में, हाईलाइटिंग द पैरेलल्स बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड द एनवायरनमेंट, जो कि हाईलाइट करता था वुमेन के ट्रीटमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में जो क्या है समानताएं हैं उन्हें।
इट कंबाइंस इकोलॉजिकल कंसर्न्स विद फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इको फेमिनिज्म का जो उदय है वो 1970 और 1980 के दशक में हुआ, जिसमें महिलाओं और पर्यावरण के साथ व्यवहार के बीच समानता को उजागर किया गया। यह पर्यावरणीय चिंताओं को नारीवादी दृष्टिकोणों के साथ जोड़ता है। जो इको फेमिनिज्म है वो क्या करता है, पर्यावरण की जो हमारी चिंताएं हैं और नारीवादी जो हमारा दृष्टिकोण है उन दोनों को जोड़ देता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपको याद कर लेना है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉइंट पे, जिसमें हम इसके कोर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं जिनके बारे में इको फेमिनिस्ट जो हैं वो विश्वास रखते हैं। तो ये विश्वास रखते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन है एंड द नेचर स्टेम्स फ्रॉम पैट्रियार्कल एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो वुमेन्स हैं उनका उत्पीड़न और जो एनवायरनमेंट है उसे जो हम खराब कर रहे हैं वो दोनों के दोनों जो हैं वो क्यों हो रहे हैं, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। तो उसके लिए जिम्मेदार है आपका पितृसत्ता जो है वो जिम्मेदार है, पैट्रियार्की जिम्मेदार है, साथ ही साथ उसके लिए जिम्मेदार हैं आपके कैपिटलिस्ट सिस्टम्स। सो दे एडवोकेट फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। तो जो इको फेमिनिस्ट होते हैं वो सोशल जस्टिस चाहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस चाहते हैं, साथ ही साथ वो एनवायरमेंटल जस्टिस भी चाहते हैं। इको फेमिनिस्ट मानते हैं कि महिलाओं और प्रकृति का शोषण पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी प्रणालियों से उत्पन्न होता है। वे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय की वकालत करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मुख्य सिद्धांत समझ में आ गए इको फेमिनिज्म के। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और वुमेन राइट्स का क्या तालमेल है, यानी कि जो पर्यावरणीय गिरावट और महिलाओं के अधिकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। द मूवमेंट emphasizes that environmental degradation disproportionately affects women। जो एनवायरमेंटल हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता है वो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को ज़्यादा क्या करता है, उसका प्रभाव महिलाओं पे ज़्यादा पड़ता है। खासकर वो महिलाएं जो कहाँ रहती हैं, गाँवों में रहती हैं या फिर इंडिजीनियस समुदायों से हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ से हैं, उन पे एनवायरमेंट डिग्रेड होने का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स की इको फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर हैं। जो सबसे पहले हम बात करेंगे वंदना शिवा की। इको फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर जो मुख्य हस्तियां हैं उनमें है वंदना शिवा, ठीक है, जो कि एक इंडियन स्कॉलर हैं एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। एंड दूसरी है वंगारी माताए, जो कि केन्या की एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ भी उन्हें मिला हुआ है। सो प्रमुख हस्तियों की बात करें तो इसके अंदर दोनों के भारतीय विद्वान जो वंदना शिवा है और केन्याई पर्यावरणविद जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है विजेता वांगरी मथाई शामिल हैं। ये दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं। इको फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर आप ये दोनों नामों को लिखकर आएंगे। इको फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ग्रास रूट मूवमेंट था। ग्रास रूट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि ज़मीनी, जो ज़मीन से शुरू हो, जो मतलब अपने अंदर सिर्फ अमीर लोगों की बात ना करे, जो गरीबों की भी बात करे, ठीक है, रूरल एरियाज़ में जाए, इंडिजीनियस लोगों से, आदिवासी लोगों से बात करे। तो ये होते हैं हमारे ग्रास रूट मूवमेंट जो मास मोबिलाइजेशन करते हैं, जो लो लेवल पे जो पॉपुलेशन है उनके साथ जुड़ते हैं। तो इको फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है दे ऑफन इन्वॉल्व ग्रास रूट एक्टिविज्म फोकसिंग ऑन लोकल एनवायरनमेंट इशूज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जो हमारे इको फेमिनिस्ट आंदोलन है वो अक्सर किस पे ज़मीनी सक्रियता पे बात करते हैं, जो स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों, सतत विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कैंपेन्स और एक्शंस की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि चिपको मूवमेंट इंडिया में हुआ, जिसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने ट्रीज़ को हग किया, गले लगाया ताकि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। वैसे ही जो ग्रीन बेल्ट है केन्या में, वहाँ पे जो वुमेन है उन्होंने ट्रीज़ लगाए ताकि सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। तो इसे कहते हैं इको फेमिनिस्ट मूवमेंट, जब जो महिलाएं हैं वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की बात करने लगती हैं अपने अधिकारों के साथ साथ। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको वो एक बार ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे कमेंट करके पिन कर दूंगी। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो वहाँ से भी मैं उन्हें वीडियो लिंक्स शेयर कर दूंगी।